हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए क्लास 9th की एसएसटी के चैप्टर नंबर 2 शेपिंग दी अर्थ सरफेस की हम बात करेंगे। देखिए, जो हमारी अर्थ है बहुत प्यारा सा प्लेनेट है और इस प्यारे से प्लैनेट्स को बनने में किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, हम उसकी बात करें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसके लिए आप लोग तड़पते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। पहला रहता है क्वेश्चन आपका, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रूथ ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। दूसरा क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट और प्लेट मूवमेंट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्लेट मूवमेंट। थर्ड क्वेश्चन रहता है, हाउ आर द लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड। फोर्थ क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डू ह्यूमंस एंड अदर लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट विद लैंड फॉर्म्स। और फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू नेचुरल प्रोसेसेस फॉर्म वेरियस लैंड फॉर्म्स इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ। एक चीज समझिएगा, ये 5 क्वेश्चंस अभी आपको मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन अगले 15 मिनट के बाद ये सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान होने वाली हैं। ठीक है, और सबसे पहले हमारे पास टॉपिक पे आए तो बेसिक डिटेल आती है हमारी अर्थ की। देखिए, अर्थ के बारे में ये चीज याद रखिएगा, अर्थ हमारे लिए एक प्लेनेट है और प्लेनेट भी कैसा कि जो हमारा स्पेस है, ठीक है, उस स्पेस की मिल्की वे गैलेक्सी में लोकेटेड है। कहां पे लोकेटेड है? मिल्की वे गैलेक्सी। याद रखिएगा, जिस तरह आप इस देश के अलग अलग स्टेट्स में रहते हो ना, ऐसे ही यूनिवर्स बहुत बड़ा है। उस यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा मिल्की वे गैलेक्सी, वहां पर आपकी अर्थ लोकेटेड है और इस अर्थ को द ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? द ब्लू प्लेनेट। रीजन देख सकते हैं कि पानी है, स्पेस से ऐसा दिखता है, दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है? द ब्लू प्लेनेट। उसके बाद यहां पर अभी तक जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर इकलौता ऐसा नॉन प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और उसके साथ साथ हमारी जो अर्थ है, इसकी अगर आप शेप की बात करते हो तो इस शेप में आपको देखने को मिलेगा कि अर्थ का नॉर्थ और अर्थ का साउथ पोल, ये दोनों पोल जो है आपके फ्लैटेंड है, बहुत ज्यादा क्या है, फ्लैटेंड 90 डिग्री पूरे। और बीच में जो इक्वेटर है ये बल्जिस रूप में, ठीक है, किसके फॉर्म में? बल्जिस। अब इसको हम कहते हैं ज्योग्राफी के फॉर्म में जियोइड फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? जियोइड फॉर्म। और उसके साथ साथ जो हमारी अर्थ है ये अपने एक्सिस पे भी घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात, डे और नाइट बनते हैं। और उसके बाद ये पूरा का पूरा अपने ऑर्बिट के अंदर रहते हुए सन की एक पूरा का पूरा चक्कर करते हैं, जिसकी वजह से आपके सीजन्स, वेदर, ये सारी चीजें बनती है। ठीक है, ये हो गया हमारा अर्थ का इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद हम अर्थ पे आए तो हमारे अर्थ में सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो देखोगे, इसका 3 लेयर्स में बटा हुआ है। कितनी लेयर्स में? 3। और 3 लेयर कौन कौन सी है? सबसे पहले आती है आपकी क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। देखो, क्रस्ट जो होती है सबसे अपर लेयर, जहां पर हमारी रोड वगैरह, जहां पर हम रहते हैं, वो वाली सरफेस। और ये सरफेस सबसे थिनेस्ट होती है, सबसे पतली सरफेस होती है। उसके बाद अगली लेयर आती है मेंटल। देखो, मेंटल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। अब सबसे पहली बात, ये थिकेस्ट है। थिकेस्ट कैसे? ये 2900 किलोमीटर की है। याद रखिएगा, जहां पर आपकी क्रस्ट खत्म हो गई, यहां से लेकर बिल्कुल एंड तक जो पूरा हिस्सा है कितना है? 2900 किलोमीटर्स का। और अभी स्टार्टिंग में आपने एक टर्म देखी था, टेक्टोनिक प्लेट। वो टेक्टोनिक प्लेट ही इस सरफेस में मिलती है। याद रखिएगा, टेक्टोनिक प्लेट ये आपको कहां मिलती है? ये मिलती है मेंटल लेयर में। कौन सी लेयर में? मेंटल लेयर। और उसके साथ साथ हमारे पास थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट आती है कोर। जब आप कोर की बात करते हैं तो कोर के मामले में एक चीज याद रखिएगा, सबसे इनर लेयर है, सबसे इनर लेयर। ठीक है, और यहां पर आपको सारे हैवी एलिमेंट्स लाइक निकेल, आयरन, इस टाइप के एलिमेंट सारे के सारे आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, डायरेक्ट ना जाते हुए बेसिक से आप समझिए। बहुत सिंपल है कि आपके पास अर्थ है तो अर्थ की शेप याद रखेंगे, क्या है? जियोइड। ठीक है, दूसरी तरफ ऐसा क्यों? क्योंकि इसका नॉर्थ पोल, साउथ पोल फ्लैटेंड है बहुत ज्यादा। उसके अलावा इसको द ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं और अभी तक का इकलौता ऐसा प्लेनेट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। इतनी बात क्लियर है आप सभी को? और हमारी इनर इंटीरियर की बात करेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करेंगे, तो यहां पर क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है? मेंटल। क्योंकि यहां पर हमको क्या मिलेंगे? टेक्टोनिक प्लेट्स। याद रखिएगा, हमारी एक थ्योरी रहती है ज्योग्राफी में, उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आप समझो, आज आपको 7 कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं, बट किसी टाइम पर ये सारे सात से एक साथ थे, एक सिंगल कॉन्टिनेंट था, उसका नाम था पेंजिया। वही टूटा, आज आपको 7 कॉन्टिनेंट्स में दिख रहा है।
और ये सब भी हुआ था टेक्टोनिक प्लेट की वजह से। देखिए अब दूसरी चीज, यहां पर आप एक क्वेश्चन के फॉर्म में चीज को देखिएगा कि हमारे पास कौन सी फोर्सेस हैं जो अर्थ को शेप देती है। ठीक है, फोर्सेस दैट शेप द अर्थ सरफेस, कि जो हमारी अर्थ की सरफेस है इसको शेप किस किस फोर्सेस से मिलती है। सबसे पहले आती है हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस को हम एक नाम से रिप्लेस करते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस का मतलब जो अर्थ के अंदर से लगे, अर्थ के अंदर, जैसे मान के चलिए जमीन है, इसके नीचे आपकी सबसे ऊपर क्रस्ट हो गई, ये मेंटल हो गई, और सबसे नीचे कोर हो गई। क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये आपको 3 लेयर मिल गई। अब इनकी वजह से जो नीचे से बाहर की तरफ आपकी फोर्स लगेगी, इसी को एंडोजेनिक फोर्स या फिर इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा, ये कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस होती हैं। एक ऐसी होती है कंस्ट्रक्टिव, यानी कुछ ना कुछ बनाती हैं। ठीक है, जैसे दीज फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम द इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर से आती हैं। उसके बाद दे अपलिफ्ट, फोल्ड, लोअर और कॉज सब्सिस्टेंस ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, कि अर्थ सरफेस को कुछ भी करते, कभी उठा देते हैं, कभी नीचे दबा देंगे, कुछ भी कर देंगी। ठीक है, और उसके साथ साथ दीज क्रिएट न्यू लैंड फॉर्म्स, जहां पर भी इंटरनली फोर्सेस लगती हैं वहां पर कोई ना कोई नया लैंड फॉर्म मिल जाएगा। वॉल्केनो भी इसी प्रोसेस से बनता है, माउंटेन्स भी इसी प्रोसेस से बनते हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं एंडोजेनिक या इंटरनल फोर्सेस को हम किस लिए जानते हैं, कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस के रूप में। ठीक है, उसके बाद दूसरी आती है एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक में क्या आता है, पहली बात इसका नाम चेंज करेंगे, इसका नाम कर देंगे जी एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, तो पेपर में आपसे एक्सोजेनिक बोले एक्सटर्नल बोले दोनों का मतलब एक ही। एक्सोजेनिक का मतलब कि इस जमीन के ऊपर से जो फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो जाएगा, एक तो आपकी हवाएं हो जाएंगी, पानी हो जाएगा, बर्फ हो जाएगी, बाहर से सारे इंपैक्ट पड़ने वाली चीजें। ठीक है, तो ये चीज, दीज फोर्सेस एक्ट ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्ट करती हैं। उसके बाद देयर मेन एजेंट्स द सन, एयर, वाटर एंड आइस, इन सब की वजह से रिएक्ट होता है। और उसके बाद दे ब्रेक रॉक्स, सॉइल्स, लेवल द सरफेस। याद रखना ये जो होती है डिस्ट्रक्टिव होती है। ये किस तरह की होती है, डिस्ट्रक्टिव। आपके लिए जो एंडोजेनिक है ये कंस्ट्रक्टिव है, और उसके बाद जो एक्सोजेनिक है डिस्ट्रक्टिव है, चीजों को तोड़ती है और ये फ्लैट करती है, स्मूथ कर देती है। ठीक है, मान के चलिए अगर ये पहाड़ है, ठीक है, इसके पीछे नदी आ रही है बहुत तेजी में, नदी यहाँ पे रास्ता बना लेगी, रिवर अपना रास्ता बना लेगी और वो तोड़ते हुए जाएगी, और उस तोड़ने को हम क्या बोलेंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेस या एक्सटर्नल फोर्सेस। इतनी बात क्लियर है। और एग्जाम्पल के तौर पर यही है, वाटर, रिवर, विंड, आइस, सी वेव्स। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से। तो आपका पहला क्वेश्चन जो आपने देखा था कि अर्थ के सरफेस को शेप किसकी वजह से मिलता है, तो शेप मिलता है फोर्सेस की वजह से। और फोर्सेस कितनी है, 2, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। और इसी को आप इंटरनल फोर्सेस या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस के रूप में भी डिफाइन कर सकते हो। वन वर्ड में याद रखिएगा, एंडोजेनिक किस लिए होती है, कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए, और आपकी एक्सोजेनिक होती है डिस्ट्रक्टिव, तोड़ती हैं। क्लियर है इतना। उसके बाद आगे हम बात करें इसी में, तब आती है हमारी टेक्टोनिक प्लेट। देखिए, आप प्लेट टेक्टोनिक बोलिए या टेक्टोनिक प्लेट बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, आई रिपीट, आप चाहे प्लेट टेक्टोनिक बोल दीजिए चाहे टेक्टोनिक प्लेट बोल दीजिए, ये एक ही है। अब इस टेक्टोनिक प्लेट को आप देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ जी, देखिए, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो कुछ इस तरह से वर्क करती है। देखिए, सबसे पहली बात, हमारी अर्थ 3 लेयर में है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब जब आप इस क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि हमारी 3 लेयर हैं, लेकिन फर्स्ट वाली तो बिल्कुल इंसान रह रहा है, लेकिन सेकंड वाली में ना पीस ऑफ लैंड्स, ठीक है, जमीनों के टुकड़े, पीस ऑफ लैंड्स, बहुत सारे बस इधर से इधर मूव कर रहे हैं और बहुत स्लोली। याद रखना, पीस ऑफ लैंड्स है बहुत बड़े बड़े मास लेवल के, ठीक है, बट वो बहुत स्लोली मूव करते हैं। और उनकी मूवमेंट कैसे होती है, देखिए, हमारे पास सबसे अंदर इसको हम कहते हैं इनर कोर। ठीक है, सबसे नीचे वाला हिस्सा ये होता है इनर कोर, और इनर कोर याद रखना सॉलिड है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आता है आउटर कोर, इसके बाहर वाला हिस्सा। बाहर वाला हिस्सा क्या होता है, लिक्विड, और लिक्विड के नाम पर यहाँ पर क्या है, सारा का सारा मैग्मा। तो ये गर्म होता है, तो ये अपनी हीट ऊपर की तरफ फेंकता है। ठीक है, तो अब यहां पर भी जो चीजें गर्म होती जाती हैं वो ऊपर जाएंगी, और जो ठंडी होती जाएंगी, कोल्ड होती जाएंगी, वो वापस नीचे आएंगी। तो ये ठंडे गर्म का प्रोसेस चलता रहता है।
हॉट एंड कोल्ड का जो ये प्रोसेस है चलता रहता है, और इसकी वजह से जो क्रिएट होता है इसी को हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स। क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट। याद रखना, जो हमारी आउटर कोर है, यहां पर मैग्मा है, अपनी हीट स्प्रेड करता है, फैलाता है, इसकी वजह से हॉट एंड कोल्ड का एक साइकिल शुरू हो जाता है, और इस साइकिल से जो करंट्स क्रिएट होते हैं उनको हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है, और इन्हीं की वजह से जो बड़े बड़े पीस ऑफ लैंड्स है वो मूव करते हैं कुछ सेंटीमीटर के तौर पर, कैसे? कुछ सेंटीमीटर्स, और यहीं से हमारी पूरी तरह से चलती है टेक्टोनिक प्लेट्स, और टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे ही मूव करेंगी उसका इंपैक्ट सीधा कहां पड़ता है? क्रस्ट पे। आपके कॉन्टिनेंट के नीचे भी आपको प्लेट मिल जाएंगी, ओशियन के नीचे भी टेक्टोनिक प्लेट मिलेंगी, सब जगह पे होती हैं, और कुछ टेक्टोनिक प्लेट होती हैं जो ओशियन और कॉन्टिनेंट दोनों को कवर करती हैं। ठीक है, तो याद रखना वन वर्ड में टेक्टोनिक प्लेट क्या है? मास पीस ऑफ लैंड। ठीक है, जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा है जो कौन सी लेयर में है? मेंटल में है, और कन्विक्शन करंट्स की वजह से मूव करता है। सेकंड सवाल कि ये कन्विक्शन करंट बनता कैसे? जो हमारा आउटर कोर है, आउटर कोर में सारा का सारा मैग्मा है जो बहुत ज्यादा वार्म होता है, गर्म होता है, जो अपनी हीट स्प्रेड करेगा, और हॉट एंड कोल्ड का जो साइकिल है उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट्स क्रिएट होते हैं। उसके बाद अब आते हैं हमारी टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी पे। देखिए देखिए हमारे पास जब आप टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी पे बात करते हैं तो टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी हमें क्या बताती है? जस्ट अ सेकेंड। देखिए, टेक्टोनिक प्लेट की जो थ्योरी है, पहली बात तो इसको प्रेजेंट करने वाले पर्सन का नाम क्या है? डब्ल्यू.सी. मॉर्गन। क्या नाम है? डब्ल्यू.सी. मॉर्गन। जो बेसिकली डब्ल्यू.सी. मॉर्गन है, देखिए जो ये डब्ल्यू.सी. मॉर्गन है ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवर किया था, इस थ्योरी को बताया था कि मेंटल लेयर में कुछ लार्ज पीस ऑफ लैंड, जमीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं जो मूव करते हैं, और उन्हीं मूविंग वालों को हमने नाम दे दिया टेक्टोनिक प्लेट्स। और याद रखना ये बहुत स्लोली मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? बहुत ज्यादा स्लोली। और कौन सी लेयर में? मेंटल में। और जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं तीन टाइप की होती हैं। पहली होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो कॉन्टिनेंट्स को कैरी करती हैं, दूसरी होती है ओशियनिक प्लेट्स जो सिर्फ ओशियंस को कैरी करती हैं, और तीसरी होती है मिक्स प्लेट्स जो दोनों को कैरी करती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मिक्स प्लेट में एक एग्जांपल का नाम याद रखिएगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या नाम रहेगा? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। याद रखिए एक सिंपल सा, जो आपके वर्ल्ड मैप पे आपको सारे कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं ना, 7 कॉन्टिनेंट, सबके नीचे एक प्लेट है, उनका नाम ही दे दो। जैसे नॉर्थ अमेरिका के नीचे की जो प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिका के नीचे की जो प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट। ऐसी अफ्रीका के नीचे जो प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट। यूरोप और एशिया दोनों एक ही प्लेट पर हैं, उसको कहते हैं यूरेशियन प्लेट। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक प्लेट पर हैं, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, और सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन, उसकी एक प्लेट। तो 7 आपकी मेजर प्लेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसी में आगे बात करें, सेकंड जो स्टेटमेंट रहते हैं कि आपकी ये प्लेट्स मूव कैसे करती हैं। अगेन आपको बताया था कि यहां पर आपकी कुछ कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? कन्वेक्शन करंट्स, जो वार्म एंड कोल्ड के साइकिल की वजह से बनते हैं। तो याद रखिएगा, प्लेट्स के मूव करने का सबसे बड़ा कारण कौन है? कन्वेक्शन करंट्स। दूसरा, कन्वेक्शन करंट्स की वजह से होता क्या है? देखो, हीटेड मटेरियल जो होते हैं वो राइज कर जाते हैं, और उसके बाद जो आपके कूलर मटेरियल्स होते हैं वो सिंक कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका वार्म होता जाएगा वो ऊपर जाता जाएगा, और जो वापस कोल्ड होता जाएगा वो वापस नीचे आता जाएगा, और ये साइकिल लगातार चलता रहेगा। इसी साइकिल को कहा जाता है कन्वेक्शन करंट्स। इसी सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन करंट। और याद रखना ये हर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, दीज मूवमेंट्स ऑकर इन ऑल द डायरेक्शंस, कि सभी डायरेक्शन में, कुछ फिक्स नहीं है कि कभी राइट जाए कभी लेफ्ट जाए, कहीं भी जा सकता है। अनसर्टेन डायरेक्शन है इसकी, किसी भी साइड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे, याद दिला दूं, ये आपकी इनर कोर। ठीक है, और इनर के बाद जो आउटर वाली है लिक्विड होती है जो अपनी हीट को स्प्रेड करता है, और इसकी हीट स्प्रेड करने की वजह से वार्म और कूल मटेरियल्स के बीच में एक सर्कुलेशन चालू हो जाता है। वही सर्कुलेशन क्या बनता है? कन्वेक्शन करंट। क्लियर है? और इसी से हमारी प्लेटें मूव करती है, और प्लेटें किसी भी साइड मूव कर सकती है। उसके बाद अगले हिस्से की अगर हम बात करें, मूवमेंट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। देखिए ये बेहतरीन चीज है, ये आपका 3 मार्क्स का फिक्स है। चुपचाप बिना किसी को बताए इसको प्रिपेयर कर। ठीक है, अब देखो इनकी मूवमेंट को बाउंड्रीज के फॉर्म में देखा जाता है। किसके फॉर्म में? बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज में पहली आती है डाइवर्जेंट बाउंड्री। क्या आती है? डाइवर्जेंट बाउंड्री। एक चीज समझिएगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है?
टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, दो टेक्टोनिक प्लेट। अब इनकी वजह से क्या होता है, जमीन ना फट जाती है, जमीन क्या होती है, फट जाती है, क्रैक आ जाता है। और इस क्रैक को फिलअप कौन करता है, मैग्मा। कौन फिलअप करता है, मैग्मा। और इसके फिलअप करने की वजह से वहां पर ना एक नई जमीन मिल जाती है, एक न्यू क्रस्ट मिल जाती है, ठीक है। तो यही चीज है, टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, मैग्मा राइजेस फ्रॉम द बिलो, नीचे से मैग्मा आ जाता है, न्यू ओशियनिक क्रस्ट इज फॉर्म्ड, एक नई क्रस्ट बन जाती है। और इसके एग्जांपल के तौर पर आता है मिड अटलांटिक रिज। अटलांटिक में या किसी भी ओशन में इस तरह के छोटे छोटे पहाड़ कभी देखे हो तो वो रहते हैं हमारे लिए रिजेस। क्या रहते हैं, रिजेस। और ये रिजेस किसकी वजह से बनते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब कि दो लोग अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। उसके बाद कन्वर्जेंट बाउंड्री की बात आती है। कन्वर्जेंट में क्या आता है, टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, कि दोनों एक तरफ आते हैं, ठीक है, कि तेरे पीछे पीछे आ गई 7 समुद्र पार। तो वही वाला हिसाब किताब है, दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो कमजोर होगा उसे नीचे रहना पड़ेगा। और कमजोर प्लेट यानी कोई भी एक प्लेट नीचे जाएगी, दूसरी प्लेट ऊपर हो जाएगी। और इसकी वजह से कभी माउंटेन्स बनते हैं, कभी वॉल्केनोस बनते हैं। याद रखिएगा, माउंटेन्स और वॉल्केनोस के बनने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कन्वर्जेंट बाउंड्री। टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के करीब आती हैं। वन प्लेट स्लाइड्स beneath an और अदर प्लेट, फोल्ड माउंटेन्स एंड वॉल्केनोज आर फॉर्म्ड। एंड एग्जांपल के तौर पर हमारा हिमालयास भी ऐसी बना है। याद रखना, कोई भी वॉल्केनो, कोई भी माउंटेन अगर बना है तो वो इसी मूवमेंट की वजह से, कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से बना है। उसके बाद थर्ड आता है हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। व्हेन टू प्लेट्स स्लाइड्स पास्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को आती हैं, एक दूसरे की जगह रिप्लेस करने की कोशिश करती हैं। और इस सिचुएशन में कुछ नहीं होता, ना कुछ टूटता है ना कुछ बनता है। यहां पर टूटी थी जमीन, यहां पर आपका वॉल्केनो बन रहा है, माउंटेन बन रहा है, लेकिन यहां पर सिर्फ अर्थक्वेक आएगा। यहां पर सिर्फ क्या आएगा, अर्थक्वेक, मूव की वजह से, ठीक है। टू टेक्टोनिक प्लेट स्लाइड्स पास्ट ईच अदर, नो न्यू क्रस्ट इज फॉर्म्ड, नो क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड, कुछ बनेगा नहीं, कुछ बिगड़ेगा नहीं। और इसकी वजह से आपको सिर्फ अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारे लिए मूवमेंट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स रहता है, ठीक है। इतना क्लियर सभी को। उसके बाद आगे के हिस्सा, ये आती है हमारी अर्थ की लेयर, इंटरनल स्ट्रक्चर। क्रस्ट मेंटल कोर है, क्रस्ट जिसपे हम रहते हैं थिनेस्ट है, सबसे पतली है। मेंटल सबसे ज्यादा डेप्थ वाली, सबसे ज्यादा थिक है, 2900 किलोमीटर्स की। यहीं पर आपको टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स को ही मूव करने की वजह से सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, एक मुद्दा थोड़ा सा देखिए। देखिए, एक हिस्सा हमें दिख रहा है, एक लाइन की, जहां पर क्रस्ट आके खत्म हो रही है और यहां से हमारे पास मेंटल चालू हो रही है। जहां पे क्रस्ट खत्म हो रही है और मेंटल चालू हो रही है, जगह क्यों जरूरी है, इसी जगह को हम कहते हैं लिथोस्फेयर। इसी जगह को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर हमारी असली जमीन है, असली। क्योंकि इसके ऊपर तो आप लोग यार जो भी करते रहो, आपकी जमीन यहाँ है, आप तो घर यहाँ भी बना दोगे मलबा भर भर के, ठीक है। तो हमारी लिथोस्फेयर सबसे जरूरी है और लिथोस्फेयर में ही सारी टेक्टोनिक प्लेट्स आपको मिलती है। तो पेपर में याद रखिएगा कि अगर आपको वो असैसिनेशन और रीजन वाला क्वेश्चन अगर पूछता है कि मेंटल की जगह अगर कह दे कि टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ मिलती हैं, हमें मिलती हैं लिथोस्फेयर में, तो याद रखिएगा वो भी सही है, ठीक है। लिथोस्फेयर बन कहाँ रहा है, जहां पे क्रस्ट खत्म हो रही है और जहां से मेंटल चालू हो रही है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। देखिए, जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स, अगेन याद दिला दूं, मेजर वाली सात बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स है। और इसी टेक्टोनिक प्लेट पे अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी मूवमेंट की वजह से मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक है, लाइक माउंटेन्स, वैलीज, ओशन बेसिन्स, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक। ये सारी चीजें किसकी वजह से बनती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, ओशन बेसिन्स ऑकर्स ऑन द एंटायर अर्थ, पूरी पृथ्वी पर इसी की वजह से बनी है। उसके अलावा वॉल्केनोज एंड अंडर सी माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। उसके साथ लास्ट में जो आपको अर्थक्वेक वगैरह देखने को मिलते हैं, वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं, वो सब इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। अब एक वॉल्केनोज के नाम पर एक चीज याद रखिएगा, दिख रहा है आपको, पैसिफिक ओशन की बात हो रही है और इसका नाम रहता है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्या है बेटा, याद रखना, आपके पैसिफिक ओशन में लाइन से कई सारे वॉल्केनोज है, लाइन से, और उन्हीं को कहा गया है रिंग ऑफ फायर, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, ये थोड़ा सा अच्छा है टॉपिक आपके लिए। देखिए,
डिफरेंस के तौर पर देखिएगा या इंपॉर्टेंस के तौर पर देखिएगा, दोनों का मतलब यहाँ पर सेम है। और यहाँ पर रहता है प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। देखिए वेदरिंग का मतलब क्या होता है, द ब्रेकिंग डाउन, डिसइंटीग्रेशन और केमिकल अल्टरेशन ऑफ रॉक्स बाय नेचुरल प्रोसेस। एक चीज समझिए, कहीं पर एक बहुत बड़ा रॉक रखा हुआ था, वो किसी भी रीजन से टूटा, छोटे टुकड़ों में हुआ और समय के साथ ये छोटे टुकड़ों से सॉइल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी वो उसी जगह पर है। याद रखना, ब्रोकन है, ठीक है, बट वो उसी जगह पर है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा कि ब्रोकन और एक जगह पर हो, नहीं, यहां पर बात हो रही है इस रॉक की। ये रॉक टूटा और सॉइल बन गया, लेकिन अभी भी उसी जगह पर है। तो इसको हम बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं इसको? वेदरिंग। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये मूव कर गया, ठीक है, अगर ये मूव कर गया तो इसका नाम चेंज होके हो जाएगा इरोजन। क्या हो जाएगा? इरोजन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेदर्ड मटेरियल बाय एजेंट्स सच एज वाटर, विंड, आइस, वेव्स और डिपॉजिटिंग इन न्यू लोकेशन। याद रखना, अगर इसको कोई भी वाटर, एयर, पानी, हवा कुछ भी अपने साथ ले गया और किसी नई जगह पर डिपॉजिट कर दिया, तो ये प्रोसेस आपका क्या बन जाएगा? इरोजन। क्या बन जाएगा? इरोजन। और यहां पर हम देखते हैं बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद बनती हैं, लाइक माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन, उसके बाद केव और लास्ट में रिवर डेल्टा। तो इस तरह की चीजें हैं जो वेदरिंग और इरोजन दोनों से मिलकर बनती रहती हैं। अब इन्हीं को अगर आप डीप में देखते हो कि वेदरिंग कैसे होती है, इरोजन कैसे वर्क करता है, तो इन चीजों को समझिएगा। देखिए वेदरिंग में क्या होता है, सिंपल सा, द मूवमेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्रोकन रॉक मटेरियल इज नॉट इंक्लूडेड। याद रखना, अगेन वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब कोई भी चीज है, कोई भी नेचुरल एलिमेंट है, वो टूटा लेकिन अपनी जगह पर ही है, वो मूव करके नहीं गया। तो इसीलिए वेदरिंग में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को नहीं इंक्लूड करते। अगर ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड करोगे तो वेदरिंग ना होकर ये क्या बन जाएगा? इरोजन। क्या बन जाएगा? इरोजन। तो वेदरिंग हमारी कैसे होती है? सबसे पहले होती है फिजिकल वेदरिंग, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग विंड्स, ठीक है, विच ब्रेक रॉक इन स्मॉल पीसेस। देखो टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो रॉक्स पे, ब्रिक्स पे, इन सब पे इंपैक्ट पड़ता है। सर्दी गर्मी का, बारिश का, इन सब का इंपैक्ट पड़ता है। और जब तेज हवाएं चलती है तो इनको आसानी से तोड़ देती है, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा हाल हो जाता है। तो अगर नेचुरली कोई चीज टूट रही है तो फिजिकली हो गई, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग। उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है केमिकल वेदरिंग का। केमिकल वेदरिंग का मतलब क्या है? इट इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर, एयर और एसिड ड्यू टू विच कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक चेंजेस। याद रखना, जब किसी रॉक के ऊपर एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा धूप पड़ जाए, बारिश आ जाए, पानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये रिएक्ट करते हैं। इनके जो अपने मिनरल्स होते हैं, इनका जो अपना कॉम्पोजिशन होता है, वो रिएक्ट करता है। और रिएक्ट की वजह से जब ये टूटना शुरू होते हैं तो ये केमिकल वेदरिंग में आ जाते हैं। और थर्ड आती है हमारी बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल में सिंपल है, किसी रॉक के ऊपर किसी पेड़ की जो जड़ें हैं, सब कुछ है, फंगस है, जब ये फैल जाता है और अंदर से रॉक को तोड़ना शुरू कर देता है, तो ये हमारे लिए बायोलॉजिकल वेदरिंग हो जाती है। अगेन याद दिला दो, वेदरिंग का मतलब ये सारी चीजें टूटेंगी लेकिन कहाँ रहेंगी? अपनी ही सेम लोकेशन। क्लियर है इतना? उसके बाद आगे हम बात करें, अगला हिस्सा आता है इरोजन का। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जो टूटी हुई चीजों को अपने एजेंट्स के साथ अपनी लोकेशन से चेंज करके कहीं और डिपॉजिट करवा देता है। अब एक चीज देखिए, इरोजन होता कैसे? सबसे पहले वाटर इरोजन, कि जो आपके रिवर्स है, रेन वाटर है, ये सब अपना रास्ता बनाते हुए अपने साथ सॉइल को, अपने छोटे छोटे स्टोन्स को अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारा वाटर इरोजन। उसके बाद आता है विंड इरोजन, कि हवाएं क्या करती हैं? ड्राई सैंड को, सूखी मिट्टी को अपने साथ ले जाती हैं और कहीं और छोड़ देती हैं। उसके बाद ग्लेशियर इरोजन, की बर्फ अपने साथ चीजों को ले आएगी और कहीं और जाकर डिपॉजिट कर देगी। और लास्ट बचता है आपका कोस्टल इरोजन, कि जैसे जो आपकी वेव्स हैं, ये आके आपके कोस्टल एरियाज को हिट करेंगी, इनकी मिट्टी टूटेगी, सॉइल टूटेगी और ये अपने साथ सॉइल को अंदर ले जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, आपके इरोजन में दोनों चीजें, तोड़ना भी और अपने साथ ले भी जाना। लेकिन वेदरिंग में क्या था? सिर्फ तोड़ना और तोड़कर छोड़ देना। उसके बाद इंपैक्ट ऑफ इरोजन ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज। अब देखिए यहां पर जब इस तरह से बोलता है ना इरोजन के मामले में, तो आपको मेनली दो चीजें सोच के चलनी है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। देखो फिलहाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेगेटिव चीजें हैं कि इरोजन रिमूव्स द टॉप सॉइल एंड फर्टाइल सिल्ट बोथ विच रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। तो हमारे लिए पहली चीज क्या है? इरोजन की वजह से हमारी फर्टिलिटी घटती है जमीन की, जिसकी वजह से आपका क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा कम हो सकता है। उसके बाद इसकी वजह से इट कॉज रिवर बैंक्स एंड कोस्टल लैंड इरोड डैमेज एंड प्रॉपर्ली, कि जो आपके कोस्टल एरियाज हैं बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं और किसी भी एक आधी फ्लड में
पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इट डैमेज द हाउसेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ फ्लड्स। ये फ्लड्स के रिस्क को बढ़ा देते हैं और उसके बाद लास्ट में अगर आपका लैंडस्लाइड हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसकी वजह से आपका रोड्स, ब्रिजेस ये सब टूट सकते हैं। ये सब किसका हिस्सा आएगा? इरोजन का। अगेन लास्ट याद दिला दूं, इरोजन में तोड़ना और अपने साथ लेकर कहीं और डिपॉजिट करना, ये चीजें शामिल है। क्लियर है सभी को बेटा इतना? उसके बाद आगे नेक्स्ट जो इरोजन में हम देखते हैं आगे, वो वेदरिंग और उसके कॉजेस की बात करते हैं। देखिए, जब आप वेदरिंग और इसके कॉजेस पे ध्यान देते हैं, सबसे पहले आता है हमारे पास रनिंग वाटर। रनिंग वाटर में क्या है, आपको फिर याद दिला दूं, वेदरिंग का मतलब कि आपकी कोई भी चीज टूटी और वो चली गई कहीं और डिपॉजिट होने। तो रनिंग वाटर क्या होता है कि माउंटेन्स में से जब ये वाटर आता है तो अपने साथ सॉइल, स्टोन्स और अलग अलग चीजें अपने साथ लेकर आते हैं। उसके बाद ग्लेशियर जो होते हैं ये अपने साथ आइस रॉक्स, इरोडेड रॉक्स अपने साथ लेकर चलते हैं। फिर विंड अपने साथ लेकर चलती है, वेव्स हैं, और लास्ट में आपका ग्राउंड वाटर। ये वो सारे वेदरिंग के एलिमेंट्स हैं जो चीजों को तोड़ते भी और अपने साथ लेके भी जाते हैं। एंड इसमें आगे वन बाय वन अगर हम बात करें, देखिएगा, एक ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना, वेदरिंग एंड इट्स कॉजेस। ये आपके लिए 5 मार्क्स का, ये पांचों चीजें आपको बतानी होंगी और इन्हीं को डिटेल में अगर हम देखें, सबसे पहले आता है आपके पास रनिंग वाटर। देखिए, रनिंग वाटर का मतलब क्या होता है, शुरुआत से एंड तक। देखिए, कोई भी रिवर जो स्टार्ट होती है वो माउंटेन्स में से होती है, और जब वो माउंटेन्स में से आ रही है, अगेन तोड़ेगी भी और कुछ स्ट्रक्चर भी बनाएगी, तो वो रिवर क्या करती है, सबसे पहले वी शेप वैली बनाती है कुछ इस तरह की, उसके बाद वाटरफॉल्स बनते हैं इस तरह के, और रैपिड्स बनते हैं कुछ इस तरह के तेजी से रास्ते। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा अपर कोर्स। अपर कोर्स में क्या क्या बन रहा है, वी शेप वैली बन रही है, वाटरफॉल्स बन रहे हैं और रैपिड्स बन रहे हैं। उसके बाद दूसरा आता है मिडिल कोर्स। मिडिल कोर्स में क्या होता है, वो वाली स्टेज जब आपकी रिवर प्लेन एरिया में एंटर कर चुकी है, लाइक अब ये कुछ इस तरह से सांप जैसे स्ट्रक्चर बनाएगी। अब ये जो सांप वाले स्ट्रक्चर है इसी को कहते हैं मिंडर। क्या कहते हैं? मिंडर। लेकिन इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे एक हिस्सा छोटा सा आपका अलग हो गया, इसका नाम हो जाता है ऑक्सबो लेक। तो आपके मिडिल कोर्स में क्या बनेगा, ऑक्सबो लेक। उसके बाद लोअर कोर्स में क्या बनता है, आपकी लास्ट में चीजें बनती हैं लीव्स, यानी कि जो छोटे छोटे इलाके बन जाते हैं टूट टूट कर। इसके बाद बनते हैं डेल्टा। डेल्टा में क्या होता है कि अलग अलग आपके ड्रेन्स आकर एक जगह पर डिपॉजिट होते हैं और आपके एलुवियल फैंस बनते हैं कुछ इस रास्ते, जहां से कभी ना कभी वाटर फ्लो हुआ था लेकिन अब फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, तो याद रखना, रनिंग वाटर आपका 3 स्टेजेस में है, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और आपका लोअर कोर्स। अपर कोर्स में क्या बनेगा, वी शेप वैली, वाटरफॉल्स और रैपिड्स। उसके बाद मिडिल कोर्स में क्या बनेगा, मिंडर्स, और उसके बाद ऑक्सबो लेक, और आपका लास्ट में लोअर कोर्ट में क्या बनेगा, लीव्स, डेल्टास और एलुवियल फैंस। उसके बाद इसी में अगले की बात करें, अगला जो हिस्सा आता है वो है वेव्स एंड करंट्स। जब आप वेव्स एंड करंट्स की बात करते हैं तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये आपके कोस्टल एरिया को अफेक्ट करते हैं। किसको अफेक्ट करते हैं? कोस्टल एरियाज को। वेव्स एंड करंट्स की आपका जो ओशन है उसमें वेव्स और करंट्स दोनों तरह की चीजें होती है ना, तो वो चीजों की बात हो रही है। सबसे पहले बनते हैं सी क्लिफ्स। देखो, जब सी क्लिफ्स की बात करते हो तो इसका एक सीधा सा मतलब क्या है कि वेव्स और करंट्स दोनों आके जब कोस्टल एरिया को हिट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा यहाँ की जमीनें अपने साथ ले जाते हैं, सॉइल, स्टोन, सारी चीजों को अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है वेव कट प्लेटफॉर्म, कि लाइक ज्यादा हाइट ना होकर आपका जो लोअर एरिया है उसको थोड़ा सा डैमेज करते हैं, और यही बनते हैं आपके वेव कट प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद सी केव्स, कि अगर एक ही जगह पर आपका जो वेव्स और करंट से लगातार हिट करते रहते हैं तो इस तरह की केव्स बन जाती हैं, और जब कुछ ज्यादा हिट कर देंगे तो यही केव्स किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, आपकी सी आर्च में। ठीक है, कि आर पार का रास्ता बन जाता है, ये सी आर्च बन जाता है, और जब सी आर्च टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा, सी स्टैक। ठीक है, अगेन याद रखना, सबसे पहले बनेगा सी क्लिफ की कमजोर किया जाएगा, उसके बाद बनेगा वेव कट की आपका अगर छोटी बाउंड्री है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद सी केव्स एक ही जगह पर रैपिडली जब आप बहुत ज्यादा हिट करवाओगे करंट्स और वेव से, उसके बाद सी आर्च बनेंगे जो आपके इस तरह गेट टाइप के रहेंगे, और सी स्टैक्स बनेंगे जब ये केव आपके टूट जाए। ठीक है, तो ये आपके बनते हैं किसकी वजह से, वेव्स एंड करंट्स की वजह से। फिर आते हैं कुछ स्ट्रक्चर जो विंड की वजह से बनते हैं। अब आप एक चीज याद रखिएगा बेटा, मेन चीज आपके लिए ये चीजें विद इमेज आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको देख के सीखना है। अब मैं आपको बता दूं जी, स्टैक्स नाम की चीज होती है, एक ओशन में एक बड़ा सा पिलर खड़ा होता है,
अब कोई कोई समझ जाएगा, कोई नहीं समझेगा, लेकिन जब तक आप प्रॉपरली इमेज नहीं देखोगे तब तक आपको क्या पता किसकी बात होगी। ठीक है, तो विंड में भी देखिए कुछ विंड की वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज बनते हैं यार्डंग्स। जब आप यार्डंग्स की बात करते हो तो लॉन्ग रोड लाइक रिजेस, लाइक इसकी तरह की सड़कें बन गई, पूरी की पूरी रोड्स बन गए, तो यही हमारे लिए क्या होते हैं, यार्डंग्स। दूसरे आते हैं हमारे पास वेंटिफेक्ट्स। जब आप वेंटिफेक्ट्स की बात करते हो, लाइक ये कोई बहुत बड़ा रॉक होता है, विद द टाइम जब इस पे से सैंड और छोटे छोटे माइक्रोस्टोन्स अलग होना शुरू हो जाते हैं, जो ये बचा कुचा रह जाता है, ये बनता है आपका वेंटिफेक्ट्स। उसके बाद बनता है आपका डिफ्लेशन हॉलोज या बोलो आउट्स इसको कहते हैं। लाइक आपका कुछ इस तरह का गड्ढा डेजर्ट में बन जाता है, होल बन जाता है, और उसके बाद आता है आपका डेजर्ट पेवरमेंट्स। ठीक है, डेजर्ट पेवरमेंट्स का क्या होता है कि आपकी जो सैंड थी, सॉइल थी, मिट्टी थी, वो उड़ गई, लेकिन जो हैवी एलिमेंट्स थे, बड़े बड़े स्टोन्स थे, पत्थर थे, अब सिर्फ वही वही रह गए, तो इसी को हम कहते हैं डेजर्ट पेवरमेंट्स। उसके बाद आता है हमारे पास ड्यून्स। अब देखो ड्यून्स क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सैंड से बनेंगे। किससे बनेंगे? सैंड, मिट्टी से, रेत से। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है बर्चन। बर्चन का मतलब क्या हो गया, लाइक आपका मून शेप का बन गया कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, कि हवा आती जा रही है आती जा रही है और स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद आपका बनता है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स का मतलब कि हवा जिस डायरेक्शन में है ऐसे ऐसे बन गए ये सारे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद आता है हमारे पास स्टार ड्यून्स। स्टार ड्यून्स में सिंपल सा, ठीक है, एक स्टार के शेप में बन गया। और आपका पैराबोलिक ड्यून, पैराबोलिक ड्यून आपका बर्चन का ऑपोजिट, बर्चन का ऑपोजिट। ये देखिएगा, जो आपका बर्चन है बेसिकली, ठीक है, ये जो आपका बर्चन है इसका ऑपोजिट जो बनेगा वो बनेगा पैराबोलिक ड्यून। क्लियर है इतना? उसके बाद ग्लेशियर की वजह से बनने वाले स्ट्रक्चर्स पे अगर हम बात करें तो हमारे पास अगला हिस्सा आता है ग्लेशियर का। और ग्लेशियर से हमारे पास क्या बनता है? सबसे पहले बनती है यू शेप वैलीज। याद रखिएगा, अगर वी शेप वैली की बात आएगी तो रनिंग वाटर, और रनिंग वाटर में भी कौन सा? अपर कोर्स वाले की बात हो रही है। लेकिन यू शेप वैली किसकी वजह से बनती है? हमेशा याद रखेंगे, आपके ग्लेशियर्स की वजह से। ठीक है, ग्लेशियर्स कर्व आउट वैलीज इनटू द शेप ऑफ यू। उसके बाद दूसरा होता है सर्क। सर्क्यू का मतलब क्या होता है कि ग्लेशियर एरोड होलोज द हेड ऑफ वैलीज फ्रॉम सर्किस। लाइक इस तरह से आपका एक बन जाता है स्ट्रक्चर। उसके अलावा बनता है अरीट। अरीट में क्या होता है कि आपके पास जो होता है ना बहुत शार्पन सर्कस बनते हैं, पूरी तरह से अरीट कहलाते हैं। लाइक इस तरह की बहुत ज्यादा शार्पन। उसके बाद आते हैं हैंगिंग वैलीज। लाइक इस तरह वाटरफॉल की तरह जब आपका स्नो का एरिया गिरता है वो हैंगिंग वैलीज कहा जाता है इसी को। और उसके बाद एब्जॉर्ड। एब्जॉर्ड की बात करोगे तो उसी यू शेप वैली में जब ग्लेशियर बहुत डीप बना देते हैं, ठीक है, क्या बना देते हैं? बहुत एक डीप कह सकते हो, लाइक सी कह सकते हो, या एक रिवर कह सकते हो, जो ग्लेशियर से बनती है। उसके बाद मोरेन्स की बात करें तो मोरेन्स में हम क्या देखते हैं? सबसे पहली चीज लेटरल मोरेन, कि एक डायरेक्शन में ये लोग फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन, कहीं और नहीं। दूसरा होता है टर्मिनल मोरेन। यहां पर क्या होता है कि एक एंडिंग पॉइंट आ जाता है कि इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उसके बाद जब आपकी जो ग्लेशियर है ये अलग अलग लेन्स में बढ़ जाए तो ये बनता है आपका मीडियल मोरेन। क्या बनता है? मीडियल मोरेन। तो ये चीज याद रखिएगा, आपके पास ग्लेशियर से दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। सबसे पहले बनते हैं इरोजनल और दूसरे बनते हैं मोरेन्स। इरोजनल में क्या क्या आएगा? आपका आएगा यू शेप वैली, सर्की, अरीट, हैंगिंग वैली, एब्जॉर्ड। और उसके बाद मोरेन्स में क्या आएगा? आपका लेटरल मोरेन, टर्मिनल मोरेन और उसके बाद मीडियल मोरेन। क्लियर है इतना? मेन चीज है बेटा, आपको डायग्राम और नाम पता होना चाहिए, आप डिफाइन कर दोगे। ठीक है, डायग्राम जैसा है उसी को उसी वे में आप लिख दोगे। जरूरी नहीं है कि अगर हम आपको 4 लाइनें बता रहे तो आप भी 4 लाइनें लिखोगे, आप इससे कम ज्यादा भी लिखोगे तो आपका काम चलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आता है अंडरग्राउंड वाटर। अब एक चीज समझिए, अंडरग्राउंड वाटर पहुंचा कैसे? देखिए, जब भी कोई रेन होती है ना, कोई रेन, तो हमारी जो सॉइल है या हमारा लैंड है, हमारी जमीन है, उसमें छोटे मोटे क्रैक्स जो होते हैं वो नीचे तक पानी पहुंचा देते हैं। ठीक है, और खास तौर पर यहाँ पर एसिड रेन की बात हो रही है। याद रखिएगा, जो एसिड रेन होती है ना, जो बहुत टाइम गैप के बाद रेन होती है, उस वाली रेन में, और यही जो एसिड रेन है यही नीचे तक जाकर लाइमस्टोन जैसे जो पत्थर हैं, ठीक है, उनको अंदर से मेल्ट करना शुरू कर देते। अब इसकी वजह से याद रखना, अगर पानी अंडरग्राउंड चला गया तो क्या क्या स्ट्रक्चर बनेंगे? पहला स्ट्रक्चर बनेगा केव, कि जब ज्यादा पानी बहुत ज्यादा चला जाएगा, फॉर्म्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ रॉक्स बाय अंडरग्राउंड वाटर। कि जब डिसोल्यूशन ऑफ रॉक्स हो जाता है, जब रॉक्स आपके पिघल जाते हैं, घुल जाते हैं पूरी तरह से, किसकी वजह से? एसिडिक रेन की वजह से, उस पानी की वजह से। उसके बाद स्टेलेक्टाइट्स होते हैं,
स्टेलेक्टाइट्स जो होते हैं वो याद रखना आपकी सीलिंग में से टपकते हैं, आपकी सीलिंग से जुड़े हुए स्ट्रक्चर हैं, और इसी का ऑपोजिट होता है स्टेलेग्माइट्स। ठीक है, एक स्टेलेक्टाइट है जो सीलिंग में से बनेगा, और स्टेलेग्माइट जो जमीन से ऊपर की तरफ बनेगा। ये स्ट्रक्चर देखिए जमीन से बन रहा है, ये स्ट्रक्चर देखिए छत से बन रहा है। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, ठीक है, इनकी इमेज आती है पेपर में, याद रखना। उसके बाद बनते हैं आपके सिंक होल्स, लाइक किसी भी एक ग्राउंड में गहरा सा वेल टाइप का या कुआं टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और लास्ट में बनता है अंडरग्राउंड रिवर्स, लाइक पूरी केव बन गई और इसी केव में से लार्ज क्वांटिटी में पानी वगैरह निकलना शुरू हो गया। ये बनते हैं अंडरग्राउंड रिवर्स। तो ये चीज याद रखिएगा कि आपके 5 अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जो वेदरिंग की वजह से बनते हैं। उसके बाद फिर आते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स विच इज मेड बाय रिवर्स, कि रिवर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनाती है। सबसे पहले बनाती है वाटरफॉल। वाटरफॉल एक रिवर आती रहेगी, जहां पर एंड हो जाएगा वहीं पर वाटरफॉल बन जाएगा। और वाटरफॉल की खासियत क्या होती है कि अपर साइड पे हार्ड रॉक्स होते हैं और लोअर साइड पे सॉफ्ट रॉक होते हैं। जितना पानी गिरता जाता है वाटरफॉल का, वहां वाला हिस्सा उतना गहरा होता जाता है। उसके बाद मिंडर, मिंडर का मतलब यही स्नेक वाली शेप, ठीक है, यहीं पर बनते हैं आपके। उसके बाद तीसरा बनता है डेल्टा, जब मल्टीपल आपकी जो लेयर्स होती हैं, मल्टीपल आपकी करंट्स होती हैं, जब एक जगह पर आकर डिपॉजिट होती हैं, तो वहीं पर आपका क्या बनता है, डेल्टा। और इंडिया का सबसे फेमस डेल्टा याद रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा, जो कि कहां बनता है, बे ऑफ बंगाल पे। ठीक है, उसके बाद इसी में आगे बात करें, ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका बेटा लैंड फॉर्म्स एंड इट डिजास्टर्स। देखिए, जब आप लैंड फॉर्म्स और डिजास्टर की बात करते हो तो याद रखना जो नेचुरल लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो नेचर ने बना रखे हैं, उनकी वजह से जो आप देखते हो नेचुरल डिजास्टर आते हैं, उनकी बात हो रही है। सबसे पहले आता है लैंडस्लाइड्स। देखिए, लैंडस्लाइड की जब आप भी बात करोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके माउंटेन या हिली एरियाज जो होते हैं वहां पर सडन और ग्रेजुअल मूवमेंट होती है रॉक्स, सडन और ग्रेजुअल मूवमेंट्स ऑफ रॉक्स। दूसरा होता है एवलांचेस, जहां पर मास ऑफ स्नो रशिंग डाउन, की पूरी बर्फ ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती है। उसके बाद आता है आपका ग्लेशियल लेक ऑब्स्ट्रक्शन फ्लड्स, ग्लोव्स कहा जाता है, जब आपके ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल जाए या बहुत हैवी रेन हो जाए, उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। और लास्ट आता है डस्ट स्टॉर्म, की अगर आपके पास डेजर्ट एरिया है तो विंड स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाने की वजह से इस तरह की आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। अब एक चीज याद रखिएगा कि आपको पूछेगा कि इन सबसे बचना कैसे। बचने के लिए बेटा आपके पास क्या है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। कैसे? कि अवॉइड डिफॉरेस्टाइजेशन। याद रखिएगा, आपसे सजेशन मांगेगा, क्या आपके कहने पे चाय बनती है घर में? नहीं, तो आपके कहने पे आंसर कैसे बन जाएगा? तो इसलिए याद रखिएगा कि जो भी आपको प्रोटेक्ट करना है तो एनसीईआरटी के हिसाब से लिखोगे। तो पहला आता है प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, के पेड़ों को मत काटो। दूसरा हिस्सा आता है फॉलो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस ऑन स्लोप्स। ठीक है, कि पहली बात तो स्लोप्स की कोशिश करो माउंटेन्स पे कि कोई कंस्ट्रक्शन ना करो, लेकिन अगर करने की नौबत आ रही है तो कुछ बेसिक शर्तें हैं, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट की, वो चीज आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। और उसके बाद स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट वेदर कंडीशंस, कि आपको वेदर के लिए अपडेट रहना पड़ेगा। याद रखना, फोनों के अंदर जो वेदर अपडेट दी जाती है ना, वो ऐसे नहीं दी जाती, ठीक है, वो आपकी सेफ्टी के लिए है। और लास्ट हिस्सा बचता है आपका अवेयरनेस। याद रखिएगा, अवेयरनेस, अवेयरनेस इज द की ऑफ लाइफ। अगर जितने जागरूक हो उतना अच्छा जीवन चलता रहेगा, बेहतर चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।